चलिए कहाँ तक थे हम लोग बताइए पिछले क्लास में, कहाँ तक थे हम लोग? आपको प्रिंसिपल हो गया था सब, क्रोमियम कॉपर Ag और Au वाला देखिए तो हो गया था ना, क्रोमियम कॉपर Ag और Au हो गया था अपवाद वाला। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, अब प्रिंसिपल के आगे चलिए हेडिंग डालिए वुंड्स रूल, वुंड्स का नियम। वुंड्स रूल, वुंड्स का नियम। चलिए डालिए वुंड्स रूल, वुंड्स का नियम। और नीचे लिखें क्या? लाइट तो जलेगा ही, लाइट में ये नहीं तो हम नीचे लिखें। चलिए डालिए वुंड्स रूल। जिसको लाइट दिक्कत हो रहा है, जिसको लाइट दिक्कत हो तो अपना सीट को इधर कर सकते। वुंड्स का नियम, चलिए हेडिंग डालिए वुंड्स का नियम, वुंड्स रूल। अरे लड़का लोग हमको बतलाओ नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7, 11 है नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं 1s2 2s2 2p, यही ना? s पे यहाँ आपका 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2s में कितना है? 2, और p में कितना है? 3 डब्बा है और इलेक्ट्रॉन 3। आप कर दिए ऐसे। वुंड्स ने कहा कि गलत भरे हैं आप, वुंड्स ने कहा कि ये तो आप इलेक्ट्रॉन को भरे हैं, ये गलत है। अब पूछेगा क्यों गलत है? वुंड्स ने ये कहा कि किसी भी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में, जरा ध्यान से सुनेगा, किसी भी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा तब तक आप नहीं लगा सकते हैं जब तक आगे मेरा ऑर्बिटल अगर खाली है, तब तक आप जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ तो आप जोड़ा लगा दिए हैं, यहाँ अभी आपका मेरा एक डब्बा खाली है, ऑर्बिटल खाली है, आपने जोड़ा लगा दिया। उसने कहा कि ये आप गलत किए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन था ना, पहले समान ऊर्जा में सब में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन, ये कहा वुंड्स का नियम का, ये आपका सही। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, आपने कहा 1s2 2s2 2p4, यही ना? आपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से भरा, s में 1 और p में इस तरह से 3 बॉक्स, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। उसने कहा कि गलत भरे हैं आप, ऐसे नहीं होगा। आगे आपका डब्बा खाली है ना, जोड़ा जो आप लगाए हैं वो गड़बड़ है। पहले सब में एक एक चला जाएगा तब आप जोड़ा लगा सकते हैं। मतलब कैसे? उसने कहा ये आपका 1 2 3, पहले तीनों में एक एक चला गया, उसके बाद आप जोड़ा लगाइए, ये सही। समझ में आया वुंड्स का क्या नियम था? कि किसी भी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन जोड़ा तभी लगेगा जब होने वाला इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई खाली ऑर्बिटल जब नहीं बचेगा, तब आप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आगे खाली डब्बा है और अगर आप जोड़ा लगा रहे हैं तो उसने कहा कि ये गलत है। तो जरा सा लिख लीजिए जरा, अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल, वुंड्स रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल, वुंड्स नियम के अनुसार,
अकॉर्डिंग टू वुड्स रूल के अनुसार द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital is only when there is no available vacant orbital. There is no available vacant orbital for coming electron. वुड्स नियम के अनुसार द पेयरिंग का मतलब हुआ जोड़ा। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल तभी होगा जब आने वाले ऑर्बिटल के लिए, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई अवेलेबल ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं। लिख लिया? इसको लिख लो, उसके बाद हिंदी में दिखाते हैं क्या लिखा है। दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो लिखो ना, इंग्लिश से बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वुड्स रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज ओनली व्हेन देयर इज नो अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन। चलो हिंदी मीडियम वाला लिखो। वुड्स के नियम के अनुसार, और लिख रही है, लिख लो, लिख लो। सबका साथ सबका विकास। चलो लिखो, हिंदी मीडियम वाला लिखो। वुड्स के नियम के अनुसार, वुड्स के नियम के अनुसार किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में, किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन, युग्मन मतलब हुआ जोड़ा, किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में, किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन, युग्मन लिख पाएगा ना? युग्मन मतलब हुआ जोड़ा। किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन तभी होगा, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन तभी होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई खाली ऑर्बिटल, जब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई खाली ऑर्बिटल उपलब्ध ना हो। इंग्लिश मीडियम वाला एग्जाम्पल दे दीजिए। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई खाली ऑर्बिटल उपलब्ध ना। फिर से सुन लो क्या लिखा है। इसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन तभी होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई खाली उपलब्ध, बल्कि कोई खाली ऑर्बिटल उपलब्ध ना। चलो ये एग्जाम्पल उतार लीजिए तो जरा सा बोर्ड पर जो है काट लो, जरा सा काट देना। काटने का मतलब हुआ कि वो गलत है, वो सही है। कोई खाली ऑर्बिटल उपलब्ध ना।
चला गया उर्दू बाजार, हमारे ग्रुप का रवि ने था, उर्दू बाजार में चला गया 4 से 5 वाला पैसा। हाँ इसको होता बोला किस तरह मुझे बाजार भाई सर शिफ्ट हो गया भाई है वो वहीं पड़ी रवि रात बताने था तुम्हारे साथ तो जिगरी है दोस्त इसलिए कहता है कि जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं रहता है, नहीं समझा? इसको जहाँ सुविधा मिलेगा वो वहाँ जाएगा। तो पीछे का भारी रास्ता, इसका मतलब वो एडमिशन सर ब्रेक कराएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उसको गलत नहीं काट देना, जो गलत है वो समझ रहा है, जो गलती काटे है क्योंकि जोड़ा लगा दिया, आगे डब्बा खाली है जोड़ा लगा दिया, उसका गलत है। पहले आप जोड़ा नहीं लगा सकते अगर आगे खाली और आधी और बैठल है तो आप जोड़ा नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ा दे दिया, दोनों दे दो, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। चलो हो गया सबका, हो गया आगे बढ़ा, चलो हो गया। चलिए तो ये था हुम्स का नियम, याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इस तरह से ये था आपका हुम्स का नियम। किसी भी समान ऊर्जा वाले में और वाइटल में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन जोड़ा तभी लगेगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई खाली और वाइटल उपलब्ध न हो। तो इस तरह से आपका ये लगेगा। चलिए दूसरा डालिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। Pauli's exclusion principle, पॉली का अपवर्जन का नियम। वैज्ञानिक का नाम है पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। पॉली का अपवर्जन का, पॉली का अपवर्जन का, जरा सा गौर से देखेगा। पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जरा तुम लोग बदलाएगा हमको, तुम लोग ये चीज पढ़ लिया, क्वांटम नंबर पढ़ लिया। एक बॉक्स है, इलेक्ट्रॉन है 1s2, जरा ध्यान से देखेगा। एक इलेक्ट्रॉन सीधा है, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा है, यही नहीं लगता। अब हम इस चारों, दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकाल रहे हैं, इसका अलग निकाल रहे हैं और इसका अलग निकाल रहे हैं। जरा बताओ n बराबर कितना लड़कियां लोग प्लस हाफ, n
प्रिंसिपल क्वांटम संख्या तो 1 है ना, यहाँ 1 होगा, 1 इसका भी है, इसका भी 1 है। l बराबर 1 के लिए l का मान कितना? 0। सही है, यहाँ भी l का मान 0। बतलाओ m बराबर कितना? -l से +l, ये भी 0, ये भी, लेकिन s का मान बतलाओ इसका +12 और इसके लिए -12। तो आप क्या देखें, जरा सा गौर कीजिएगा। हम एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। 1s2 में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, इसके लिए भी n बराबर 1। इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 0, ये भी बराबर। इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0, इसका भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0, इसका भी। लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, s का मान +12, इसके लिए s का मान -12। तो पॉली ने ये कहा कि किसी भी ऑर्बिटल का दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। यदि 3 को बराबर भी हो जाए, यदि 3 बराबर भी हो जाए तो s का मान कभी भी बराबर नहीं होगा। s का मान इसीलिए नहीं बराबर होगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। एक का मान +12, एक का मान -12। इसका मतलब पॉली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। यदि n l m बराबर भी हो जाए तो s का मान कभी भी बराबर नहीं। जरा सा लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाला रुक जाओ, लिखो। पॉली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार, 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 पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान, किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, इंग्लिश मीडियम वाला लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू पॉली अपवर्जन का सिद्धांत, सही बताया, थैंक यू भाई। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, according to Pauli's exclusion principle, no two electrons in an orbital is having same set of all 4 quantum क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज हैविंग सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। चलिए एग्जांपल दे दीजिए, n l m अगर बराबर भी हो जाए तो s का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। यही था हमारा पॉलिश का अपवर्जन का सिद्धांत। चलिए इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए जरा।
एग्जाम्पल दिखा देगा वो एन एन एम और एस। चलो लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला इक्वेशन है डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली का इक्वेशन चलो दूसरा डालो, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डालिए डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली का समीकरण। अब डी ब्रॉगली वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या कहा कि अगर रे परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर घूम रहा, तो डी ब्रॉगली ने कहा अच्छा एक चीज बताओ, 9th 10th में एक चीज तुम लोग पढ़ा होगा कि किसी नदी में तुम पत्थर फेंका तो उसमें वेग उत्पन्न होता है, वेग जिसको आप सपोज मान लीजिए, या तो आप कीजिए क्या कि एक तार को बांध दीजिए एक रस्सी से, इस तरह से बांध दीजिए और तार को ऐसे खींच दीजिए, तो आप देखिएगा तार में एक वाइब्रेशन आएगा ऐसे, फिजिक्स वाले सर बताते हैं। तो कहता है कि दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ, जिसको आप कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ये आपका यहाँ से यहाँ दो शीर्ष या दो गर्त की दूरी को लैम्डा कहते हैं, जिसको आप कहते हैं तरंग दैर्घ्य। इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। ये कहता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए रेलवे सिग्नल्स में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, रेलवे सिग्नल, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो आपने ये कहा, तो डी ब्रॉगली जी ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इतना तीव्र गति से कक्षा के चारों तरफ घूमता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन इतना तीव्र, ये इलेक्ट्रॉन है आपका तीव्र गति से घूमता है। कहता है इससे जो उत्पन्न वेवलेंथ है, तरंग है वेवलेंथ, उसके मास और वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मास और वेलोसिटी का समीकरण 1 समीकरण 2। अच्छा यहाँ हम एक चीज पूछना चाहेंगे, जरा सा देखते हैं कौन विद्यार्थी जानता है। रे एक होता है सीधा समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। हम अगर ऐसे लिखें कि फोर्स बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूरी के, ये है सीधा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में क्या अंतर है, जरा गौर कीजिएगा। अगर हम कहेंगे सीधा समानुपाती, अगर हम कहते हैं क्या कि फोर्स जो है R का सीधा समानुपाती है या R का व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब समझा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि
यदि आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। यानी एक का मान बढ़ाने से दूसरा का अगर घट जाए और घटाने पे बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यदि हम एक का मान बढ़ाते हैं और दूसरा का भी बढ़ जाए, घटाने पर घट जाए, इसको कौन सा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली, मतलब सीधा समानुपाती। तो सीधा समानुपाती का मतलब हुआ एक को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़ेगा, एक का घटाओ दूसरा भी घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ एक बढ़ाइए दूसरा घटेगा, एक घटाइए दूसरा बढ़ेगा। तो यह क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील, इतना तीव्र गति से घूमता है, उसका जो तरंग धैर्य है वह उसके मास और वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या? मास बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, मास घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। दोनों को मिलाकर हम एक समीकरण लिखे, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, मिला दिए दोनों को 1/mv। और इसी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, एक नियतांक आया लैम्डा बराबर h/mv। कभी भी तुमको कोई पूछ देगा कि बतलाओ रे डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या है, तो आप कहिएगा लैम्डा बराबर h/mv। चलो जरा हिंदी मीडियम वाला लिखो। डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार लिखो, डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव्य कण का, इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव्य कण का, द्रव्य कण ऐसे लिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव्य कण का तरंग धैर्य, इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव्य कण का तरंग धैर्य, इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव्य कण का तरंग धैर्य, तरंग धैर्य उसके मास तथा वेलोसिटी का, उसके मास तथा वेलोसिटी का, के मास तथा वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके मास तथा वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके मास तथा वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके मास तथा वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता, के मास तथा वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती। जरा से लिखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली the wavelength of electron-like species is inversely proportional to मास तथा वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ आपका m क्या है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ लिख लेगा लैम्डा है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब हुआ तरंगदैर्घ्य।
mass of electron इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान ये है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का वेग और h इज द प्लैंक कांस्टेंट। प्लांक की स्थिरांक और इसका मान होता है 6.67। पहले भी हम लिखा है -727 अर्ग CGS में, और SI यूनिट में लेना है 6.67 गुना 10 पर पावर -24। चलिए उतार लीजिए जरा सा इसको। ये जो है ना ये आपका इन्वर्सली दिखला रहे हैं इसको। या डायरेक्टली का मतलब हुआ एक का मान बढ़ाते हैं दूसरा बढ़ता है, घटाते हैं डायरेक्टली, और एक का मान बढ़ाने से दूसरे का घटे, घटाने पर बढ़े, इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो समझ में आ गया होगा।